इसने गुण किसका लिया है? आपका ये ठीक है सर। द्विस्वभाव राशि स्थिर का है, क्योंकि 26 डिग्री और शान 29 डिग्री में है, तो 15 15 डिग्री देखो, इसका 15 से 15, 15 से 15 जो ये है, सबसे पहले ये 30 डिग्री का राशि है, और 30 डिग्री जी के राशि से पहला 15 डिग्री क्या होता है, द्विस्वभाव का चर राशि होता है, और उसके बाद वाला आता है स्थिर राशि। तो जी अपने को ये देखना है कि ये कौन सी राशि तत्व में आया हुआ है। सबसे पहले वो देखो, तो ये आया कितना, 26 डिग्री पे। 26 डिग्री लगन तो स्थिर स्थिर में उतर के आया ना, जी स्थिर सर। में। तो इसको, ये एक एक छोटी छोटी चीजों को समझो, जी तब सर। तब जाके आपको ना पूरा प्रॉपरली पिक्चर समझ आएगी। क्योंकि दो दो तीन तीन स्नैपशॉट लेके ही एक पिक्चर बनता है ना, या कई सारे जी सर। स्नैपशॉट की इकट्ठा करने के बाद ही पिक्चर बनता है। तो पिक्चर में जी ये है कहाँ, वो पहले चीजों को देखो। जी तो राशि उदित, लगन उदित कहाँ हुआ है? लगन उदित हुआ है कहाँ? स्थिर में। सूर्य कहाँ बैठा जी है? सूर्य भी स्थिर में, ये भी देखो, ये भी स्थिर में बैठा है। जी सर। अब यहां से लगन की आपको परिभाषा बताना है। जी बताओ। सर। काल पुरुष कुंडली में, मैं आपको हेल्प जी कर रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। काल पुरुष कुंडली में ये कौन सा है, नवम भाव है। जी, नवम राशि सर। हाँ, नवम भाव या नवम राशि। जी ओके। नवम भाव या नवम राशि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कौन सा है? स्वधर्म, आदर्श, जी आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी, जी है ना। जी सर। तो इनकी जन्म ही कहाँ हुआ है? आइडियोलॉजी पे। ये लगन, धनु का लगन आ गया, वो भी स्थिर धनु का लगन आ गया, मतलब ऐसा आइडियोलॉजी है जो स्थिर है, जो बदलता नहीं है। जी और स्थिर आइडियोलॉजी कौन सा होता है? अद्वैतवाद। जी द्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद, विशिष्टवाद और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ये तीन प्रकार का आइडियोलॉजी हमारे भारतवर्ष में चलता है। एक जी ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये कौन सी मतवाद है? अद्वैत है। विशिष्ट में हम माने विशिष्ट मतलब होता है, विशिष्टवाद जो होता है वो भक्ति की बात होती है, भक्ति जी की बातें होती है। वहां पे भगवान अलग है, हम अलग है। लेकिन अद्वैतवाद में हम ही भगवान हैं। ठीक है। यानी जी सर। अद्वैतवाद आपको ये कहा जाता है कि परम सत्य ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्म स्वामी, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी ये स्थिर मतवाद है। तो इस स्थिर मतवाद में इनकी जन्म हुई है। तो ये व्यक्ति जिंदगी में अपना, अपनी जो अवधारणा है, अपनी जो सोच है, उस सोच से बाहर नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? जी सर। मैं, ये विवेकानंद का कुंडली है, इसलिए आपको अच्छा एकदम जी। शुरू से पकड़ने के लिए बोला। अब सर जैसे सर ये जो धनु लगन के जो लोग होते हैं ये अग्नि तत्व के लोग होते हैं सर, एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल। उसको, अग्नि राशि। फायर, वाइल्ड फायर, पुष्पा 2 में आया ना। तो सर वही सर इनके अंदर बहुत मतलब कि जैसे साहसी किस्म के लोग होते हैं ये लोग सर, परिश्रमिक साहसी बहुत होते हैं सर ये लोग, इस टाइप के लोग सर। बिल्कुल, बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। और और सर द्विस्वभाव जैसे राशि है और स्थिर लगन है, तो इन पे जो स्थिरता का भी जो है ना उन पे गुण आएगा ही आएगा सर। बिल्कुल। महत्वाकांक्षी होते हैं, उग्र होते हैं, और हर तरह के कार्य करने में इनमें पारिश्रमिक करने की बहुत जुझारूता होती है, मतलब कि करने की शक्ति बहुत होती है सर इनको, इनके अंदर जी। आप वहां उतना दूर क्यों गए? पहले तो देखिए लगन किस नक्षत्र में उदय हुआ, पहले वो तो देखिए। पूर्वाषाढ़ा में लगन कहाँ आया? मगर पूर्वाषाढ़ा। सर हाँ सर, शुक्र का नक्षत्र हो गया सर। हाँ।
अब शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का सूर्य उत्तर आषाढ़ में चला गया। हाँ सर, छब्बीस वो डिग्री सूर्य के नक्षत्र में चालीस वो। 26 डिग्री 40 मिनट के बाद वाला स्थिति में आया सूर्य, वो जी जी उत्तर सर। आषाढ़ बस में। अपने अपने नक्षत्र में है, वो बढ़िया है सर एक तरीके से। यस, यस, यस। यानी यहाँ पे सबसे पहले इस, अब ये ऐसे हिसाब करो ना, ऐसे कैलकुलेशन करो कि इस पूरे लगन में महत्वपूर्ण, इस पूरा कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह कौन हो गया? सान। डन हो गया सर एक तरीके से सर। सान क्योंकि मतलब वो सूर्य अपनी राशि, सूर्य अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है एक अपने तरीके नक्षत्र में खुद बैठा है। नक्षत्र स्वामी खुद है, यानी अनटेनेंटेड हो गया केपी के अनुसार वो, से। जी सर। है ना? जी सर। या स्व, हम लोग बोल सकते हैं ना स्व नक्षत्री। हाँ सर, तो नक्षत्र बिल्कुल सर। स्व नक्षत्री होने का मतलब होता है उस ग्रह पावरफुल हो जाता है, बली होता है। और लगन में बली, सूर्य का मतलब कुछ जानते हो? लगन कोई भी कुछ भी हो, वो सूर्य के लिए ना, कालपुरुष कुंडली, थोड़ी देर के लिए कालपुरुष कुंडली को समझो। जी कालपुरुष सर। कुंडली सर में कालपुरुष कुंडली में मेष होता है पहला, पहला लगन। होता है वहाँ पे सूर्य उच्च का होता है सर। वहां सूर्य उच्च का है, मतलब सूर्य राजा है वहां पे, है ना? तो जी यानी सर। कोई भी, अगर अकॉर्डिंग टू मैं उसके पैरेलल करूं, तो किसी भी कुंडली में कोई भी लगन हो, अगर लगन में जी ही सूर्य है मतलब वो राजा है। समझ आ रहा है? नहीं आया ना? जी सर। नहीं सर, क्योंकि सर लगन के अंदर होगी मेष राशि के हिसाब से, अगर काल पुरुष में देखेंगे तो मेष की जो जमीन है वो मेष की है सर। और वहां पे सूर्य उसका खुद के उच्च का माना जाता है सर। बिल्कुल। उसके गुण भी यानी इसके अंदर आएंगे सर 25। लगन में सूर्य कभी भी आए, वो जी अपने आप को सेरा समझेगा ही। यानी जी जी इससे बिल्कुल सर। बेटर, अब सूर्य कौन सा है? सूर्य सबसे बड़ा चीज जो होता है ना, इनर नॉलेज। सर आत्मा का, आत्मा एक इनर तरीके से नॉलेज, सर शरीर की। जी इनर जी। नॉलेज। देखो नॉलेज किन किन ग्रहों से हम देखते हैं, कौन कौन सी नॉलेज देखते हैं, बताता हूं। आज ये थोड़ा सा एडवांस कोर्स पे जा रहे हैं हम। जुपिटर, कलेक्ट की हुई विजडम। आप पूरे साल भर या जिंदगी भर जो एडाप्ट करते हैं, क्लैश और अनक्लेश के माध्यम से, क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से जो आपके अंदर एडाप्टेशन होती है, जो विजडम, जो ज्ञान, विकसित ज्ञान, वो है जुपिटर। रेगुलर का जो नॉलेज होता है वो सूर्य आपका चंद्रमा और बुध, रेगुलर का नॉलेज। क्योंकि नॉलेज कहाँ से, नॉलेज हमारे पास आता कहाँ से? मन के माध्यम से। सबसे पहले तो इंद्रियां, पंच इंद्रियां। तो पंच इंद्रियां, जिसमें से सबसे प्रबल होता है बुध, कान, वचन, वेनस। तो आप ये दोनों इंद्रियों को तो छोड़ के कुछ कर नहीं सकते। दर्शन इंद्रिय, आपको जो पहला नॉलेज जो मिलता है वो इन कर्मेंद्रियों से, और कर्मेंद्रियों से कहाँ जाता है? स्टैग होता है मन, मन पे। और मन आपकी आत्मा तक पहुंचाती है वो नॉलेज को। जी सर। तो सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, और ये बाकी ये पंचेंद्रिय का कारक मार्करी है, वेनस से। ठीक है आपका। और भी जितना है, मतलब जैसे अगर अग्नि तत्व की बात करें तो फिर वो मार्स, उसकी जो है राशि स्वामी होंगे, जहां से स्पष्ट समझ में आता है। जी तो इन पंचेंद्रियों से कलेक्ट करके मन, मन के पास जाता है, वो पहुंचाता है, वो आत्मिक जो तरंगे पैदा होती हैं, वो कहाँ ले जाता है? आत्मा तक। यहां अगर हम देखते हैं लगन में सूर्य होने का मतलब, अगर बाकी ग्रहों की मतलब
क्या बोलते हैं, व्यवस्थित है। बाकी ग्रह अगर व्यवस्थित है, मतलब सही ग्रह, सही राशि, मित्र राशि इत्यादि में अगर बैठे हैं तो ये महात्मा बनेगा। इतना तो लगन से समझ में आ रहा है। तो लेकिन वैसे सर अभी इनकी अगर अभी कुंडली। तक पता नहीं है कि महात्मा बनेगा या नहीं बनेगा। लगन से इतना समझ में आ रहा है कि बाकी अगर ग्रह व्यवस्थित हैं तो ये महात्मा का कुंडली है। अब हमको बाकी ग्रहों को भी समझना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे अनुज? मैं कह रहा हूँ सर, वैसे देखा जाए तो सर सेकंड हाउस में भी अच्छे गुरु और शुक्र, मतलब कि बुध और शुक्र भी है। मंगल उच्च का बैठा हुआ है इनका सर। और सर मैंने आपको अगर कल शुक्र और बुध इकट्ठे बैठने से कुछ होता है मैंने बोला था। हाँ सर, आपने बोला तो था सर कि वो नोट नहीं कर पाया सर, वो दिमाग से निकल गई चीजें। क्या यार। अच्छा चलो, इस तरह का कुंडली में हमेशा शुक्र बुध इकट्ठे मिलेंगे। जब भी ऐसा सर कुंडली, हम किसी की भी कुंडली उठा के, कोई भी महापुरुष की कुंडली उठा के देखेंगे तो भेनास मारकर ही इकट्ठे ही मिलेंगे। सर ये कौन सा योग बना था सर? विष योग है एक तरह का। ये विष योग। एक तरह सर का कलंक विष योग। योग, लांछन योग। अच्छा हाँ सर, आपने बताया था ठीक। इनके पीठ पीछे लोग इनकी बुराइयां करते हैं सर। हाँ हाँ। और वो बुराइयां उनके कान तक पहुंचती है। अच्छा, पहुंच जाती है उनके कान तक। हाँ, इसको तो सर कहते हैं जैसे निंदनीय योग, निंदुक योग। निंदुक। निंदा करते हैं, हाँ, लोग निंदा करते हैं। समाज संसार में इनका निंदा होती है इनकी। सर जबकि सर दोनों मित्र हैं सर, ऐसी बात तो नहीं है कि एक तरीके से सर। नहीं 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 नहीं, है। देखिए शुक्र और बुध सर एक तरीके से सर दोनों ही। नहीं नहीं, दोनों शुभ ग्रही है, दोनों अच्छे हाँ हैं, सर। दोनों अच्छे हैं। लेकिन ये जागतिक दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं। आध्यात्मिक दुनिया में इनकी प्रवेशाधिकार उतना नहीं है, क्योंकि एक तो बाल ग्रह है और एक राक्षस के गुरु है। राक्षस को गुरु है सर। हम्म। तो बाल ग्रही बुध को तो कुछ समझ आता नहीं है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन वेनस को तो सब समझ में आता है, बट वेनस खुद एक संजीवनी है, इसलिए वो नष्ट तो होता नहीं है कभी। तो ये पीठ पीछे बुराई करने वाली योग जो है वो बन जाता है, और यही उनकी स्ट्रेंथ बनता है किसी भी साधक के लिए, ताकि वो आगे और उनको जो है ले चले। साधना कब होती है आपको मालूम है? आप स्पिरिचुअल दुनिया में कब जाते हैं? जब आप सांसारिक दुनिया में बहुत छोटे निगाहों से देखे जाते हैं, आपको बहुत तुच्छता मिलती है, ताच्छिल्य की जाती है, आपको बहुत छोटा किया जाता है। कैसे? इनके लाइफ स्टोरी को भी आप लोग जानते हो। बहुत विद्वान थे, बट इनके पास पैसा नहीं था, है ना? जी सर। और जब ये रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने ये कहा आ, कि मुझे मेरी परेशानियों से जो है, देखो ये तो है, तो थे तो काफी बड़े फैमिली के, रईस फैमिली के थे, बट सडनली लाइफ डिस्ट्रैक्ट हुआ, और अचानक इनके लाइफ में गरीबी आ गई। एक बार एक कहानी मुझे याद है, जो रामकृष्ण में की इनकी लाइफ की बायोग्राफी में मिलता है, और वो है कि वो माँ से मिलने के लिए गया विवेकानंद। तो बोला कि मैं नौरेन आया हूं। बोला हाँ नौरेन बोलो। माँ बोल रही है, माँ घर के अंदर है। हाँ नौरेन बोलो। बोला माँ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बोला मैं वो वैसा कपड़ा में हूं बेटा, जो कि एक माँ अपने संतान के पास उस कपड़े में नहीं आ सकती है।
मतलब एकदम जरा जीर्ण कपड़े में वो कपड़ा लगा के वो घर के अंदर रह रही थी। जी। उनके दिल में वो चुभ गया, लांछन तो मिल ही गया ना, कि तुम एक जी जी जवान सही बेटे बात। हो, तुम अगर कुछ कमा के नहीं ला के दे सकते हो हम माँ बाप के लिए, मतलब माँ के लिए, तो हमारी जीवन कैसे चलेगा। आस पड़ोस के लोगों ने भी तो लांछन तो दिया ही होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। दिया होगा ना। तो फिर वो सीधा बिल्कुल सही। गुरु जी के पास पहुंचे, सीधा गुरु जी के पास पहुंचे। और जैसे वो वहां पे पहुंचे, इससे पहले भी उन्होंने कई बार उनको ठोक बजा के देख लिया कि मेरा गुरु असली है या नहीं, रामकृष्ण मतलब नॉर्मल आदमी है या कोई आ, क्या कहते हैं, भगवान है, महापुरुष है, इत्यादि इत्यादि। जी उन्होंने ठोक बजा के पहले देख लिया था। आ, तो जैसे ही वो वाक्य से वो आश्रम पहुंचे, दक्षिणेश्वर, तो वो पहुंचते पहुंचते ही सुना कि रामकृष्ण जी उनके एक किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि ये जो तसर का साड़ी दिया हुआ है, ये नरेन के माँ को पहुंचा दो। वो नहीं जानता था, तब तक नरेन पहुंच गया, नरेन दूर से सुन लिया। और तो उसको ना बड़ा अजीब लगा कि अगर एक बेटा एक माँ को मतलब कुछ दे नहीं सकता, एक साड़ी या 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकता है, तो उसका जन्म बेकार है। वो जाके सीधा बोला, प्रश्न किया कि हम हमारा जन्म इस तरह से बेकार है, एक तरह से एकदम कंप्लीटली बेकार है, क्योंकि मैं अपने माँ के लिए, अपने घर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो अगर तुम भगवान हो तो कुछ पैसे की प्रबंध कर दो। तो रामकृष्ण जी बोले कि देख, मैं भगवान नहीं हूं। वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे, मैं भगवान नहीं हूं, और तुमको तो बोले हैं कि जा माँ तारा के पास, जो भी मांगना है वहां से मांग ले, और वो तेरे को सब कुछ देगी। वो 3 बार गया था मांगने के लिए, लेकिन सिवाय 2 वर्ड का कुछ नहीं बोल पाया था। और वो 2 वर्ड क्या था जानते हो? नहीं सर। माँ ज्ञान दो, ज्ञान दो, पहला वर्ड था। और माँ ज्ञान दो और बुद्धि दो। यानी ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्कर इसे बुद्धि देखते हैं, और ज्ञान देखते हैं गुरु से, बृहस्पति से, जुपिटर से। उन्होंने कभी ये नहीं बोल पाया था कि मुझे पैसा दो, उन्होंने कभी ये नहीं मांग पाया कि मुझे और भी कुछ दो, जिसके कारण ये भेनास और मारकारी वाला ये स्थिति बना है। अब इस कहानी बोलने के पीछे का शायद मेरी जो आशय है वो आप समझ गए होंगे। जी भेनास और मारकरी सेकेंड हाउस में प्रबल है। जगह देखिए थोड़ा सा, वेनास पितृ कारक 7 डिग्री पे है। मैं जैमी नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए कारक तत्व तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। और मार्करी है 11 डिग्री पे, कैप्रिकॉर्न की। राशि कौन सी है? मकर। राशि तत्व कौन सा है? बताओ। एक सेकंड सर। मकर राशि कौन से राशि तत्व रखता है? सर एक सेकंड सर।
अपनी पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व का जी। है और स्थिर है, जी सर। चर है, स्थिर नहीं है, चर है। मकर चर है। हाँ जी सर, चर है। चर है। चर और पृथ्वी तत्व मतलब कई सारे गुणों के मिश्रण इकट्ठे एक राशि में मिलता है। और वहां पे वेनस जो कि चंचल है, मरकरी भी चंचल है, तो चर राशि के अनुसार चंचल दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। ये दोनों का आपस मतलब ना तो वेनस का आपस शुक्राचार्य का आपस आपा खो बैठते थे हमेशा वो, और मरकरी खुद ही बाल ग्रह है, बच्चा है, तो ये दोनों ही चंचल है। चंचल ग्रह चंचल राशि पे बैठे, यानी राशि तत्व के हिसाब से प्लैनेट का बैठना बहुत सही है। यानी वेनस एंड मरकरी आर द बोथ मोस्ट पावरफुल इन दिस चार्ट। जी सर। इस चार्ट में इस सान के बाद सबसे पावरफुल है वो दोनों। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट हाउस देखा और सेकंड हाउस देखा, जी सर। है ना। अगला देखो, कुंभ, थर्ड सर हाउस, सर्टन। थर्ड हाउस, कुंभ राशि। राशि स्वामी कहाँ बैठा है देखो। सर कर्म के स्थान पे सर, अपने जो यस, एट्थ में बैठे हुए हैं। यहां चला गया दसम भाव में, और मून कर्म के के स्थान साथ, पे सर। मून के साथ। ये सैटर्न और मून मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। जी सैटर्न सर। मून कई दिनों से मैं बता रहा था, बता रहा हूं, जी सर। है ना। तो सैटर्न मून आपको मैं ये महापुरुषों की कुंडली का एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा है तो सर समझ लो एक महापुरुष है वो भी। बोलो। जी सर। अब देखो, पराक्रम इनका कहाँ चला गया है, कर्म, कर्म के कर, स्थान पे। कर्म के स्थान पे। यानी इनके इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब इच्छाएं, इच्छाएं कौन सी है, तीसरा भाव है। तीसरा भाव इच्छाओं की, इनकी इच्छाओं की जो राशि स्वामी है वो कहाँ चले वो गए, कर्म के। अपने कर्म में। यानी इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा है, कर्म करो, काम करना। काम करो काम करो, फिर उससे अपनी इच्छा कर्म पूरी करो, करेंगे। कर्म करो। यानी ये वास्तविक कर्म योगी है ना, जी सर। वास्तविक कर्म योगी। इंक्लिनेशन मन की इच्छा कहाँ पूरी हो रही है, काम में। और इन्होंने, अब देखो वहां थर्ड हाउस, थर्ड हाउस नया नया सोच भी है। जैसे हम लोग पीएचडी वगैरह देखते हैं ना, अष्टम नवम और 12 हाउस देखते हैं ना, जी सर। यूरेनस जी से सर। देखते हैं, केतु से देखते हैं। तो वैसे ही तीसरा भाव जो है ना, नया नया रिसर्च का भी है। आपके दिमाग में क्या क्या सोच आता है, वो सोच भी है थर्ड हाउस। और उन सोचों की पूर्ति कराता है कौन, 11th हाउस। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को नॉर्मल पैटर्न से उठ के बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आज आज जी इस सर। कुंडली पे मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो काफी एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो सोच यहाँ है, और सोच की पूर्ति कहाँ से आती है, वो है 11th हाउस, 10। 11th हाउस। ठीक। और सोच कहाँ से पैदा, कहाँ से हो रहा है, इनका सोच पैदा कहाँ से हो रहा है, कर माने वो कंफर्ट कहाँ है, कहाँ पे किस जगह पे कंफर्ट है। कंफर्ट है 10th हाउस में, यानी उनके कर्म भाव में। विवेकानंद जी के कर्म भाव में ही उनकी सोच कंफर्ट है। यानी वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कह सकते हैं कि उठो, हे भारतवासी उठो जागो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है।
अगर काम नहीं करोगे तो तुमको खाना नसीब नहीं होगा। और कर्म योग, भक्ति योग से भी प्रबलतर उन्होंने कर्म योग को अपना माध्यम बनाया, जिसका फसल आज भी हम उसका फायदा उठा रहे हैं ना, रामकृष्ण मिशन का। जी सर। ठीक है। बट यहाँ पे भी ट्विस्ट है, इस कुंडली में यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो कर्म कहाँ है भाई? मून के साथ। मून के साथ। यानी ये कार्मिक योग को, कार्मिक सोच को वो धरातल पे लाने के लिए उनका हालत खराब हो जाएगा। क्यों? सेटन और मून बीज योग है एक तरह का। जैसे वेनस मरकरी मैंने बोला, तो सेटन मून जी। भी एक तरह से बीज योग है। वो कौन सा बीज योग है? मन को अशांत करने वाला बीज योग है। ये भी जैसे, कुंडली के सही योग नहीं है। क्योंकि बोलो। सर उसमें क्या होता है कि मन करता है कि भाई ये काम करना है, 5 मिनट बाद करता है कि नहीं करना है। वो उसी हाँ, दुविधा में वो सारा छोड़ देता है। देता है, कंफ्यूज पर्सन। जी। मैंने बोला ना, इसलिए ट्विस्ट है। अब इंक्लिनेशन चला गया कर्म में, लेकिन मन बोल रहा है करके फायदा क्या है भाई? तुमको कौन सा ये मिल जाएगा? तो फिर इसको संभाला किसने है? सोचो। एक, किसी भी एक काम में हम लोग एक काम अगर एक दिन कर लेते हैं, उस दिन सक्सेस नहीं होता तो अगला दिन नहीं कर पाते, मन नहीं लगता। या अगला दिन कर लिया, एक महीना कर लिया, एक साल कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर मन नहीं लगता। हमको मालूम पड़ता है ना कि ये सब करके क्या फायदा है। जी सर। ये सर नो, होता है ना ऐसा। यस सर। जी जी। लेकिन हम लोगों ने गीता पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन्होंने भी गीता पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन इनकी सोच और हमारी सोच में फर्क क्या है बोलो तो? ये अपनी प्रयास बंद नहीं करेंगे और हम अपना प्रयास बंद कर देंगे। क्लियर? जी सर। ये सेटन मून अगर हम जैसे किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर हो, हम तुरंत के तुरंत मायूस होकर बैठ जाएंगे, भाई ये सब हमारे काम के नहीं है, नहीं है, भगवान किसी और के लिए बनाया होगा, बोलते हैं ना। लेकिन हमको ये यस सर। पता नहीं चलता है कि वास्तविक हमारे ही काम है। हम प्रयास और करें,